नमस्कार। ज़िंदगी के सफ़र में हम न जाने कितने ही लोगों से मिलते हैं और मिलकर बिछुड़ जाते हैं, पर होते हैं इन्हीं में से कुछ लोग ऐसे भी जिनसे मिलते हैं तो बार बार मिलने को मन करता है, फुर्सत में उनके साथ बातचीत करने को मन करता है। लेकिन किसी कार्यक्रम की व्यस्तता यदि इतनी हो कि मन करने पे भी हम उन्हें नहीं सुन पाएं, तो फिर कभी फुर्सत के क्षण तलाशते हैं। और फुर्सत के इन्हीं क्षणों में आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है ज्ञानेंद्र तेवतिया जी को, जो आज हमारे साथ हैं बातचीत के लिए। नमस्कार तेवतिया जी, आपका स्वागत है। मैं बहुत बहुत भाग्यशाली हूँ। आनंद जी ने मुझे अपने निवास पर यहाँ बुलाया स्टूडियो में, और अभी 20 तारीख को जो पिताजी के जन्मतिथि पे इन्होंने कार्यक्रम किया, 20 जनवरी को जो कार्यक्रम हुआ, उसकी मैं जितनी प्रशंसा करूं उतनी कम है। शुक्रिया। लेकिन ये उस प्रकार से मानी जाएगी कि यदि मुझे बुला लिया तो मैं ये शब्द कहूं जी। लेकिन नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं इनका विगत 6-7 साल से, जबकि स्टूडियो ये नहीं बन पाया था, नीचे बैठ के भी हमने कार्यक्रम किया है जी। और मुझे स्मरण ऐसा आता है कि एक बार किसी कार्यक्रम में मेरी अध्यक्षता भी कराई गई थी। जी जी, बिल्कुल ऐसा पड़ता है जी। और मैं आनंद जी का पिछले लगभग 15 वर्ष से मित्र रहा हूँ। जी जी। और जितने समय बीतता जाता है हमारी मित्रता उतनी ही गाढ़ी होती जा रही है। जी। मैं बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपने मुझे स्टूडियो में बुलाकर मान सम्मान दिया। वैसे ज्ञानेंद्र जी, आज का दौर तो वो दौर है कि दोस्त होते हैं, वो दोस्त कहाँ मिलते हैं, दोस्त कहते जिन्हें वो दुश्मनी जहाँ मिलते हैं। क्या ख्याल है आपका इस बारे में? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और आनंद जी, आपके बारे में ऐसा नहीं है कि ना पता हो मेरे को, बहुत सी बातें पता है। जी जी। और जहाँ आप सर्विस करते थे कन्या विद्यालय में, राजकीय कन्या विद्यालय घंटाघर पे, मैं वहाँ भी गया था जी। और मैंने वहाँ बच्चों को उद्बोधन किया था। वहाँ भी आपका बहुत सहयोग मिला। और कमाल की बात यह है कि मैं तो प्रोफेशनल लाइब्रेरियन रहा, लेकिन आप वहाँ पे कार्यभारी रहे पुस्तकाध्यक्ष। जी जी। इस करके भी हमारी समानता रही है। मैं वहाँ पर हिंदी का लेक्चरर था और हिंदी का लेक्चरर होने की वजह से मेरे पास जो है लाइब्रेरी का चार्ज था। जी जी। और आपकी काफ़ी हमने सेवाएं ली वहाँ पर कि मतलब जो व्यवस्था थी उसको ठीक करने में आपने काफ़ी सहयोग दिया। कई बार आप वहाँ पे आए लाइब्रेरी में, आपने वहाँ की बालिकाओं को भी देखा और एक लोक प्रचारक के रूप में भी आपको कई बार हमने सुना। धन्यवाद आपका आनंद जी। जी। और मुझे ऐसा मालूम पड़ता है कि लगभग 2 या 3 वर्ष हुए होंगे जब मेरा कार्यक्रम हुआ। और उस वक्त प्राचार्य मेरे ख्याल में रमेश चंद्र बुरा साहब जी, रमेश चंद्र बुरा थे वहाँ पे जी। और उन्होंने मुझे बुलाया था और बड़ा अच्छा मान सम्मान दिया। लेकिन ये संभव केवल इसलिए हो पाया कि हम दोनों मित्र थे और मित्र के कारण ही आपने वहाँ पे मेरा कार्यक्रम संभाला था, नहीं तो मैं बिल्कुल नया था इस बारे में। और उसकी बाद में मुझे कई बार फोन द्वारा भी और पत्र द्वारा भी सराहना मिली। जी। इसके लिए मैं आपका हृदय से आभार प्रकट करता हूं। देखिए, सराहना तो व्यक्ति की उसके गुणों से होती है। आप में एज ए लोक प्रचारक जो है वो गुण है। आपकी बातों को सुनने के लिए हमने ये उचित समझा, यानी हमारे जो प्राचार्य थे उस वक्त रमेश चंद्र बुरा जी, उन्होंने ये उचित समझा कि आपको बुलाया जाए और जो हमारे स्कूल की छात्राएँ थी उनमें नैतिक शिक्षा का प्रचार प्रसार हो। आर्य समाज के आप प्रचारक रहे हैं, तो इस बात के ऊपर भी आएंगे। तो अब इस चर्चा को हम वहाँ से शुरू करते हैं कि आपका ये सफ़र कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ पर आपका जन्म हुआ, माता पिता और पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या रही आपकी। फिर हम आएंगे कि आप यहाँ भिवानी में कैसे पहुँचे। तो ये सारी बातें सिलसिलेवार तरीके से आप बताइए कि आपका जन्म कहाँ हुआ और किस तरह से ये आर्य समाज के प्रचारक होने का आपको शौक़ लगा। बहुत अच्छा प्रश्न आपने आनंद जी किया और ऐसा प्रश्न करके आपने मुझे अतीत की तरफ झांकने को मजबूर कर दिया। जी। मैं बिल्कुल एक साधारण किसान परिवार में पैदा हुआ। मेरा उत्तर प्रदेश में जिला गाजियाबाद है जी। वहीं पे रह के मैंने शिक्षा दीक्षा की। लेकिन गाजियाबाद में कौन सा गांव पड़ता है? गाजियाबाद के पास में लगभग 17 किलोमीटर पर चिचौड़ा गांव है हमारा। चिचौड़ा। हाँ, वो सारा हमारा तेवतियाओं का गांव है। अच्छा। और हमारा जो गोत्र है वो चोल चरण सिंह के गोत्र से संबंधित है। अगर देखा जाए तो हमारे जो प्रधानमंत्री हुए हैं चोल चरण सिंह, वे हमारे दादा श्रेणी में आते हैं। जी जी। उनका बड़ा आदर सम्मान उस क्षेत्र में था।
और वहीं से कहीं बीजारोपण हो गया, मेरे अंदर संगीत की भाव अंकुर फूटे जी। और मैंने, आनंद जी एक बात और बता दूं मैं आपसे कि मैंने किसी को विधिवत गुरु नहीं रखा। संगीत के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में किसी को विधिवत गुरु नहीं बनाया। जी। और जो गुरु मैंने बनाने की कोशिश भी की थी वो भी सिर्फ व्यवसायी निकले और उन्होंने मन से मुझे नहीं समझाया। हाँ। मैंने अपने ही प्रयास करके दाएं बाएं से करके और इस तरह ये किया। वर्ष 1997 में मैंने आर्य समाज में जाना शुरू किया जी। यहाँ के जो गांव है गुजरानी, वहाँ के लोक गायक हुए हैं रामरख जी जी। तो मुझे वो शुरू में हे दृष्टि से देखते थे कि भाई एक और प्रतिभागी हमारा आ गया जो हमारा मतलब हिस्सा बांटेगा या मतलब प्रतिद्वंदी कहिए, प्रतिद्वंदी कहना चाहिए उसको। जी। और अंदर अंदर कुछ मतलब भावना कहते हैं जेलस की भावना उनके अंदर आ गई। लेकिन मैं इस बात से निर्भीक रहकर अलग अपने मार्ग पर चलता रहा और मुझे बड़ी खुशी है कि मैंने उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान इन सब में प्रचार किया है। और मुझे प्रचार करते हुए 97 से और 24 तक आप लगा लो कितने वर्ष हो गए हैं और एक से एक मुझे पुरस्कार में प्राप्त हुआ है, मान सम्मान मिला है। और इसके पीछे मैं, आनंद जी, सीधी बात यह है कि मैं आप जैसे जो मेरे मित्र हैं, भाई हैं छोटे, उनका बड़ा हृदय से धन्यवाद करूंगा। क्योंकि जब भी कभी आता था तो कुछ कविता की लाइन, कुछ रिकॉर्डिंग इस प्रकार से आपके यहाँ देखा था, फिर ये भावना प्रबल होती गई। तो वहीं से बीजारोपण यह हुआ आर्य समाज का। उसके बाद में लेखनी को उठाया, लिखना शुरू किया और मुझे संतुष्टि है कि उसका बड़ा मान सम्मान मुझे मिला। पिछले दिनों भी आपसे मुलाकात मेरी हुई थी जब मैंने पंडित नेकीराम की जयंती पर एक लोकगीत लिखा था जी। और आपने उसको बड़ा सराहा और उसी दिन कह दिया कि शाम को आप स्टूडियो आ जाओ। और हमने बिना किसी औपचारिकता के वो कार्यक्रम किया, खास तैयारी के, वो कोई तैयारी नहीं, बड़ा अच्छा बना दिया। लेकिन हमें उसका उतना मान सम्मान नहीं मिल पाया जितनी हमने अपेक्षा की थी। कम से कम लोगों की ना मिले लेकिन परिवार वालों के तो सम्मान मिलना चाहिए था। उनका भी इस तरह रुख हमारा कोई ना रहा। लेकिन इससे मेरी लेखनी बाधित नहीं हुई है। मैं आपको एक बार और बता दूं, मैं जिस विषय को लेकर चलता हूं उसकी गहराई के अंदर पेश करने की मेरी बात होती है। देखिए, यहाँ मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जो पंडित नेकीराम जी जैसे महापुरुष हुए हैं वो किसी एक व्यक्ति के, एक परिवार के नहीं होते, पूरे देश के लिए होते हैं। जी जी। आपने उनके लिए जो किया है जी, वो ये मत समझिए कि आपने पंडित नेकीराम जी के परिवार के लिए किया है या पंडित नेकीराम जी के लिए किया है, बल्कि आपने देश और समाज के लिए किया है। आपका गीत अच्छा है, बिल्कुल, वो मेरे YouTube चैनल आनंद कला मंच पर उपलब्ध है। जी, जी। लोग उसको सुनते भी हैं, सराहते भी हैं, मुझसे भी चर्चा करते हैं। तो अब बीच में एक बात आती है कि आपने अपनी यात्रा गांव से शुरू करके यहाँ पहुँचने तक की बता दी जी। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप लाइब्रेरियन रहे हैं भिवानी के जिला पुस्तकालय में, तो वहाँ पर कब और कैसे आए? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया आनंद जी। मैं बता दूं, मेरे बड़े भाई यहाँ पर मिल्क प्लांट के मैनेजर होते थे जी। शुभ नाम? यतनवीर सिंह चौधरी जी जी। और उन्होंने बहुत लंबा समय यहाँ पर निकाला है जी, भिवानी में जी। तो उन्होंने घर से जाकर जब जिक्र हुआ पिताजी के सामने कि मैं पढ़ने के लिए गाजियाबाद जाऊंगा और एमए जो मेरी अधूरी रहेगी उसको पूरा करूं, तो भाई साहब ने मेरे सामने प्रस्ताव एक रखा कि पढ़ने के लिए तो उम्र पड़ी है और अगर आप कोई रोजगार ढूंढ लेते हो तो और सहायता हो जाएगी, परिवार की सहायता भी हो जाएगी। बिल्कुल। तो उन्होंने मुझे गाँव से यहाँ बुला के और मेरा अम्बाला कैंट में जो लाइब्रेरी का डिप्लोमा होता है वो कराया जी। और उस डिप्लोमा मैं बड़ा भाग्यशाली रहा कि डिप्लोमा करते ही जैसे मैं बाहर आया मेरे को जॉब मिल गई और गवर्नमेंट कॉलेज भिवानी में जी मैं लाइब्रेरियन के सहायक के रूप में रहा जी। फिर जिला पुस्तकालय में कब आए? हाँ, उसके बाद में मैंने 17 वर्ष वहाँ पर पूर्ण किए और मेरी वहाँ पदोन्नति होती गई। वहीं से वर्ष 1997 में गवर्नमेंट कॉलेज महम में मेरी बदली हुई और मुझे बड़ी खुशी है कि 2 वर्ष मेरे जो पूरी सर्विस है इसके गोल्डन ईयर कहे जाएंगे, स्वर्ण काल मेरा है। उसका कारण ये है कि मुझे स्वतंत्र रूप से वहाँ पर काम करने का मौका मिला और मेरी प्रतिभा वहाँ से जो संगीत के क्षेत्र में है पूरी उभर के सामने आ गई। गवर्नमेंट कॉलेज महम से जी। उसके बाद में मैं यहाँ से आया, बदली होके गुड़गांव मेरी बदली कर दी गई। ये वर्ष वो है जब भिवानी में बाढ़ आई हुई थी। मेरे ख्याल से सितंबर 95 में आई थी। हाँ, और मुझे याद है कि मैंने पैंट को उतार के अपने कंधे पर रख लिया था और घुटने घुटने पानी में निकलकर पुराने बस अड्डा शहर के मध्य में होता था, वहाँ से मैंने गुड़गांव के लिए बस पकड़ी थी और वहाँ मेरा कार्यकाल
हालांकि बहुत लंबा नहीं रहा, एक राजनीतिक की मदद से मेरी वापसी बदली हुई, लेकिन फिर भी मुझे लगभग 6 माह यहाँ टिकने का अवसर मिला नेकीराम लाइब्रेरी में जी। और फिर ही मेरी बदली गवर्नमेंट कॉलेज हिसार में कर दी गई। यहाँ से भिवानी से मेरी हिसार कर दी गई और हिसार में मैं लगभग 6 माह रहा। मुझे बड़ी खुशी है कि वहाँ रहते हुए मुझे उदय भानु हंस जैसी राज्य कवि का सानिध्य प्राप्त हुआ और मैंने उनके साथ रहकर बहुत कुछ सीखा। जहाँ तक मैं ये मानता हूँ कि व्यक्ति अगर अकेला किसी राह पे चले और उसके अंदर कुछ करने की चेष्टा हो तो हमेशा बाधाएं उसके रास्ते में नहीं आया करती, ये पक्की बात है। जब मैं यहाँ आया और मुझे याद पड़ता है आनंद जी, एक बार आप मेरे निवास पर आए थे, उस वक्त हमारा परिचय नहीं था, लेकिन आपने अपना परिचय खुद दिया था कि मैं ऐसे आनंद आर्टिस्ट हूँ। मैंने बताया था कि आपके बारे में काफ़ी मैंने पढ़ा है, सुना भी है लोगों से, लेकिन आप ये बताइए आर्टिस्ट किस प्रकार के हैं, क्या चित्र बनाते हैं या मूर्तियाँ बनाते हैं? लेकिन आपने मुस्कुराकर इसका एक सहज जवाब दिया था कि तेवतिया जी ऐसा है कि आर्ट की कोई सीमा नहीं होती, ये विभिन्न विधाओं में होती है, साहित्य में भी हो सकती है, चित्रकला में भी हो सकती है, पेंटिंग में भी हो सकती है। मैं आपसे प्रभावित हो गया। उसके बाद में जब लोगों से परिचय होता गया, आपके कार्यक्रम कई बार आया, तो आपने कई बातों में मेरे से अपने मन की व्यथा एक बताई कि तेवतिया जी, यहाँ सम्मान उसको मिलता है जो कोई दूसरों के पिछलग्गू होता है, चरण वंदना करता है, उसको सम्मान मिलता है। नहीं तो लिखने के लिए मैंने बहुत कुछ लिख दिया है, बहुत साहित्यकारों के साथ मेरा जुड़ाव रहा है। तो उस वक्त मैंने एक बात मन में सोची थी और आज मैं आपके सामने इसको बेबाक होकर कह दूं कि आपकी वही बात है। और ये बात, ये जो लाइन मैं लेकर आया हूं, ये आपके जीवन चित्र पर बिल्कुल साक्षात उतरती है। चलिए, स्वागत है। बस मेरे लहजे में जी हुजूर ना था। आनंद जी, ये केवल आपके लिए है। बस मेरे लहजे में जी हुजूर न था, इसके अलावा मेरा कोई कसूर न था। और मैंने भी कहा है इसके ऊपर कि अपनी कह दूं आपकी सुन लूं, इन बातों का चाव अखरता है, पर जो सुन नहीं सकते बात सच्ची, उन्हें मेरा स्वभाव अखरता। बहुत अच्छी बात कही आपने। तो ये मेरे स्वभाव के ऊपर मैंने खुद कहा है और लोगों ने भी इसका काफ़ी उल्लेख किया है, जो मेरे जीवन पे यानी कि शोध किया है, मेरे व्यक्तित्व कृतित्व पे जो लघु शोध अच्छा लिखे गए हैं, उनमें इसका उल्लेख है। अभी जो 20 जनवरी को आपके पिताजी की जयंती मनाई गई जी, 20 जनवरी 2025 को। हाँ जी, जो ये मनाई, और ये मेरे ख्याल में कौन सा कार्यक्रम था हमारा? ये मतलब कि पिताजी एक्सपायर हुए थे सन 2016 में 14 दिसंबर को। ठीक है जी। उसके बाद पहला कार्यक्रम हुआ गांव में 27 जून 2017 को। उसके बाद हम हर वर्ष 20 जनवरी को ये उनकी जो मतलब जयंती है वो मनाते आ रहे हैं तब से अब तक। तो ये है इसका। आनंद जी, एक बात बता दूं मैं जी, वैसा देखा जाए जमाना बहुत तेजी से आगे चल रहा है, सारी बात, और इतनी तेजी से आगे चले गए कि माँ बाप कहीं इसमें पिछड़ कर रह गए जी। उनको आश्रय मिला है तो केवल वृद्धाश्रम में मिला है, या जैसे कि मकान के अंदर एक गोडाउन होता है, एक पुराने जो सामान फेंक दिया जाता है, कबाड़ फेंक दिया जाता है, उसके अंदर माँ बाप को जमा कर दिया जाता है। इसके बारे में मेरी 2 लाइन याद आ गई। जी, कहिए। कि जब इनको इस तरह रख दिया जाता है, माँ बाप अलग हो गए बच्चों से, बच्चे ऐसी बात नहीं है कि लायक नहीं है उनको रोटी देने के लिए, लेकिन फिर भी वो घर की प्राइवेसी को रखते हुए सोचते हैं कि हमारी प्राइवेसी नष्ट हो जाएगी, माँ बाप को एक तरफ रखते हैं। तो इसके ऊपर मुझे एक लाइन याद आ गई जो मेरी खुद की है, वो रिश्ते भी क्या रिश्ते हैं जो जीवन भर रिश्ते हैं। यानी उनमें रिसाव रहता है, वो रिश्ते ही नहीं कहला सकते, सिर्फ वो नाम मात्र के हैं। और मुझे तो याद पड़ता है, हमारे एक नाम नहीं लूंगा मैं, लेकिन अर्थशास्त्र के एक व्याख्याता हुआ करते थे साध्यपारी में। मुझे सौभाग्य रहा कि गवर्नमेंट कॉलेज का मैं प्रभारी रहा। तो जब उनका देहावसान हुआ तो उनके पुत्र और पुत्री दोनों अमेरिका थे, और उनको जैसे सूचना दी गई जी, तो वो वहाँ से कहते हैं कि अभी हमारा वीज़ा नहीं बन पाया, टिकट नहीं हो पाया है, हम आ जाएंगे जैसे भी है, जिस सूचना दी थी। दुख की बात यह है कि जब गर्मियों का समय था और लाश के अंदर से जब दुर्गंध आनी शुरू हो जाती है, दुर्गंध आने से, तब लोगों ने कहा था भाई बेटा आ जाएगा जैसा भी है, अब इस मिट्टी को संगवाओ। दुख की बात यह है कि जब उनकी अस्थियां चयन हो रही है तब वो बेटा आता है। क्या इस पैसे का महत्व है? क्या ये पिता और पुत्र का रिश्ता बन पाएगा, रहेगा क्या? इस बात के बारे में बड़ा हम मौन होते हैं और बड़ा दुख होता है हृदय को।
पहले होती थी, जब हम रामायण पढ़ते हैं, रामायण में क्या बताया गया है, परिवार के तंतु एक प्रकार से किस तरह से आपस में रहते हैं। जैसे कि बिजली के दो तार होते हैं, एक गर्म होता है, एक ठंडा होता है, और वो दोनों जुड़ के ठीक चलते हैं तो ठीक चलता है, सब कुछ व्यवस्थित है। लेकिन अगर वो गलत जुड़ जाएं तो परिवार का विखंडन हो जाता है और वो सही नहीं रहता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मुझे बड़ी खुशी होती है आनंद जी कि आप अपने पूजनीय माता जी को और पिताजी को इस रूप में याद करते हैं, और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि कहीं ना कहीं मुझे भी इस बात की प्रेरणा मिलती है। हालांकि मेरे पिताजी और माता जी को गुजरे हुए लगभग 20 वर्ष हो गए। मैं आपको सौभाग्यशाली ये मानता हूं कि आप उनके साथ काफ़ी दिन रहे और कष्टों में भी पिताजी रहते हुए आपको इस लायक बना दिया। मुझे खुशी होती है, और सबसे ज़्यादा खुशी क्या होती है कि आपके तीनों पुत्र आपके सामने जुड़े हुए हैं, और अब एक पुत्र का आपने पिछले वर्ष विवाह किया था, मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ उस माने का, और बड़ी खुशी होती है जैसे कि आपके परिवार में कोई पुत्री नहीं थी और अब एक नई पुत्री आ गई है। तो मैं मानता हूं कि परिवार, ये जो परिवार है, दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे, ऐसी मेरी शुभकामना भी आपके साथ है। और ये जो आप इनका जन्मदिन मनाते हैं, एक समारोह करते हैं, मैं तो बल्कि कहूँगा कि एक महापर्व आप मनाते हैं, ये मेरी ऐसी शुभकामना है कि ये उत्तरोत्तर प्रगति को करता रहे, और मुझे बड़ा सौभाग्य का अवसर होगा अगर मैं यहाँ दरी भी बिछाऊँ आकर, तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानूंगा जी। ये बहुत कम देखने के लिए आता है। कहने के लिए मैं प्राध्यापकों के बीच में रहा, एक से एक अफसरों के बीच में रहा, नेकीराम लाइब्रेरी जैसी लाइब्रेरी में जहाँ डीसी एसडीएम रोज आते थे, ईडीसी रोज आते थे, वहाँ मैं रहा, उनसे संपर्क हुआ, लेकिन इतना सौभाग्यशाली मैं अपने आप को वह भी नहीं माना जितना आपके सानिध्य में आकर मुझे मिला है। अच्छा, तो तेवतिया जी देखिए, पिताजी की जयंती वाले दिन भी मैंने कहा था जी कि इस संसार में जी आकर के व्यक्ति भले ही ये सोच ले कि इस संसार से जाना है जी, लेकिन यदि वो गीता जी की इस बात को याद रख ले, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि व्यक्ति सिर्फ अपना चोला बदलता है जी, आत्मा अजर और अमर है। उसको मैंने अपने हिसाब से उस दिन भी समझाने की कोशिश की थी, यहाँ जो दर्शक बैठे थे उनको, कि हम जहाँ कहीं भी जाएं, जहाँ कहीं भी हमारा जन्म हो, यदि पुनर्जन्म की अवधारणा को लेकर हम चलें, तो जहाँ कहीं भी हम जन्म लें, हम एक दूसरे से जुड़े ही रहेंगे जी। आज इस रूप में हैं तो कल क्या होगा, कल इस ब्रह्मांड में हम जहाँ कहीं भी होंगे, हवा के माध्यम से हम जुड़ेंगे। एक हवा यहाँ बह रही है, वो बम्बई में भी जाएगी, मुंबई में जाएगी, विदेश में भी जाएगी, देश में भी जाएगी। तो सीधी सी बात है, हम उससे जुड़े हुए हैं। जल यहाँ प्रवाहित हो रहा है, यहाँ से बह करके, हिमालय से बह करके उस सागर तक जाएगा, तो हमारा कहीं ना कहीं उससे भी कनेक्शन होगा। और यही कारण है कि हम कभी कभी अपने संपर्क में अचानक आने वाले व्यक्ति को देख करके बहुत खुश हो जाते हैं, और कभी कभी हमारी बहुत चापलूसी करने वाले को देख करके भी हम मन में यह नहीं बैठा पाते हैं कि यह हमारा मित्र है, बल्कि वो मित्रता के भाव से आता है, मित्रता का नाटक करता है, और हमें लगता है कि यार ये तो कहीं ना कहीं दुश्मन है। तो ये पुनर्जन्म की अवधारणा को सार्थक करती है ये बात। तो पिताजी ने हमें जो संस्कार दिए वो इस चीज़ को मानते थे कि भाई इंसान का पुनर्जन्म हो या ना हो, लेकिन उसके कर्म सदा याद रखे जाएंगे। कर्मों के कारण हमारा रिश्ता होता है। बिल्कुल। और इस यूनिवर्स में हम जो भी कामना करते हैं उसको भगवान पूरी करता है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं ये मानता हूँ कि हमारे पिताजी ने युवा अवस्था में यानी मेरे पिताजी ने युवा अवस्था में एक इच्छा की थी कि वो एक लेखक बने और अपनी जीवनी लिखें। उन्होंने पहली जो अपनी पुस्तक थी वो किसके रूप में लिखी थी? नैतिक शिक्षा के रूप में लिखी थी। जैसे आप समाज को नैतिक शिक्षा देते हैं, इसी तरह से उन्होंने वो नैतिक शिक्षा के ऊपर पुस्तक लिखी, पांडुलिपि तैयार की। लेकिन हुआ क्या, वो उस वक्त मानसा मंडी पंजाब में रहते थे और इधर मेरे दादाजी बीमार हो गए। उनको सूचना मिली, वो अपना सारा सब कुछ छोड़ के यहीं इधर आ गए जी। तो फिर क्या हुआ, वहाँ गए तो उनको अपनी वो पांडुलिपि नहीं मिली। तो यहाँ आप जैसे जो विद्वान उनसे मिले, जो साहित्यकार मिले, उनके आगे उन्होंने हमेशा इस बात का मलाल जाहिर किया कि भाई मैंने कभी इस तरह से एक पांडुलिपि तैयार की थी, और उसके बाद जो मतलब हालात थे उनके थपेड़ों ने मुझे साहित्य के क्षेत्र में कुछ विशेष करने का अवसर
नहीं दिया, लिखने का अवसर नहीं दिया, नहीं आज मैं भी एक नामी लेखक होता। वो आपकी तरह से लोक प्रचारक रहे, कथावाचक रहे, तो इस तरह से उन्होंने अपना जीवन बिताया और चले गए। तो ठीक है, उनके जाने के बाद उनके व्यक्तित्व कृतित्व के ऊपर 4 पुस्तकें आई हैं, चौथी पुस्तक का लोकार्पण आपके सामने हुआ। तो मैं तो ये कहता हूँ कि इस यूनिवर्स में हम जो भी इच्छा रखते हैं उसको भगवान पूरी जरूर करता है कहीं ना कहीं। बिल्कुल तो ऐसा ही कुछ हुआ। तो अब आप लोक प्रचारक रहे, लाइब्रेरी में आपने बहुत से लोगों को देखा, साहित्यिक वातावरण भी देखा, तो क्यों ना आपसे आपकी कुछ पंक्तियां साजबाज के साथ सुन ली जाएं। हारमोनियम अपने पास उपलब्ध है आपका, बिल्कुल बिल्कुल, तो इसके ऊपर कुछ सुनाइए। आपने बहुत अच्छा किया ये आनंद जी। और मैं हृदय से आपका सम्मान करते हुए कुछ पंक्तियां जो आपके ऊपर लगती हैं और मेरी खुद लिखी हुई हैं, वो आपको संगीत के माध्यम से सुनाता हूँ। चलिए, स्वागत है। भला बुरा न कोई रंग रूप से कहाता है, नजर का भेद ही सब गुण दोष बताता है। वाह। किसी को नजर आता है कीचड़ में कमल, तो किसी को चांद में भी दाग नजर आता है, तो किसी को चांद में भी दाग नजर आता है। ये जो कार्यक्रम आप आनंद जी कर रहे हो जी, परमात्मा आपको और शक्ति दे और आपके सुपुत्रों का सहयोग आपको प्राप्त है, ये और भी परमात्मा की विशेष कृपा आपके ऊपर है जी। परमात्मा ने चाहा तो मैं चाहता हूं कि जो 20 जनवरी 2026 आएगी उसके ऊपर, चूंकि पिताजी के बारे में बहुत कुछ लिखा जा चुका है और अभी भी नई पुस्तक का लोकार्पण हुआ 20 जनवरी को। वो गुड़गांव से हमारे बहुत अच्छे साहित्यकार हैं घमंडी लाल जी। मेरा भी सौभाग्य प्राप्त हुआ एक बार उनको सम्मानित करने का नेकराम पुस्तकालय में, लेकिन बात काफी पुरानी हो गई। ये विज्ञान के व्याख्याता मेरे चार से रहे हैं जी जी। तो इन्होंने जो लिखा है, मैं जितना पढ़ पाया हूँ उसके अनुसार, चूंकि गद्य में है, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक इसी प्रकार से इनको काव्य में ढाल के एक जीवनी टाइप में अगले तक परमात्मा का साथ रहा तो 2026 में आपके सामने प्रस्तुत करने की मैं कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि पिताजी के दिवंगत होने के बाद, यानी लोक साहित्यकार जयलाल दास जी के इस संसार से जाने के बाद, जिस किसी व्यक्ति ने भी उनके जीवन के ऊपर कार्य किया है उसको जयलाल दास साहित्य सम्मान से मतलब नवाजा गया है जी। और इस बार हमने घमंडी लाल जी को जो सम्मान दिया है वो लोक साहित्यकार जयलाल दास एवं श्रीमती मनभरी देवी स्मृति सम्मान के रूप में दिया है। यानी कि मेरी माता श्रीमती मनभरी देवी जो है उनका नाम भी साथ जोड़ दिया गया है। तो इस तरह से हम ये चाहेंगे आगे भी ये परंपरा चलती रहे, और यदि आप गीत लिखेंगे और आप कुछ भी उनके लिए करेंगे तो सीधी सी बात है घमंडी लाल अग्रवाल जी जैसे जो पिताजी के ऊपर इतिहास लिखने वाले लोग हैं वो आपका भी उल्लेख करेंगे। हमारा क्या है, हम तो सिर्फ सेवा कर रहे हैं, उनकी दी हुई जो बातें हैं और जो कहावतें हैं, जो संस्कार हैं, बस उन्हीं को आगे बढ़ा रहे हैं। हम तो बस परिवार के लोग तो यही कर सकते हैं, बाकी काम तो आप ही आगे बढ़ाएं। बहुत अच्छा कार्यक्रम आपके होते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि उसी के अनुरूप मैं काव्य की रचना करूं जी। और मुझे उम्मीद है परमात्मा का विशेष कृपा हमारे ऊपर रहेगी। मैं उसको काव्य में ढालकर और आपसे पहले उसको दुरुस्त करा कर फिर हम इसको प्रस्तुत करेंगे जी। जिंदगी जो है ना किसी सपाट लाइन का नाम नहीं है आनंद जी। मुझे पता लगा है आपका भी, आप निरंतर जुझारू रहे हैं। आकाशवाणी हो, चाहे साहित्य हो, चाहे किसी और का जिक्र मैं ना करूं, लेकिन हर जगह आपका जुझारूपन झलकता रहा मुझे। इस पर मुझे अपनी ही 2 पंक्ति याद आ गई। चलिए सुनाइए। इतनी बाधाओं के बाद भी डटकर खड़ा हुआ हूं मैं, इतनी बाधाओं के बाद भी डटकर खड़ा हूं मैं, देख जिंदगी तुझसे कितना बड़ा हूं मैं। वाह। ये कहा गया है कि जो व्यक्ति निरंतर किसी भी कार्य को करने का सोच लेता है तो वो अवश्य में उसमें सफल होता है। तो मैं ये चाहता हूं इसी संदर्भ में कि जो मैंने बीड़ा उठाया है परमात्मा मुझे शक्ति दे और 2026 में ये काव्य के रूप में, मेरे संगीत के रूप में आपको ये मिलेगा, ऐसा मैं आपको आश्वासन देकर जा रहा हूँ जी। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जब भी आपके यहाँ आता हूँ और साहित्य का वातावरण देखता हूँ
अच्छा। हालांकि 20 जनवरी को भी ये बात आई थी कि ये साहित्य कुनबा है, कलाकार कुनबा, कलाकार कुनबा है। लेकिन मैं तो कहता हूं कि जिस प्रकार से एक वट वृक्ष होता है, उसकी शाखाएं निकलती हैं, और जो बरगद के पेड़ के अंदर जिस प्रकार से जड़ उसकी तनों से नीचे निकल के उसको आलम्ब प्रदान करती है, आप तीनों, आपके पुत्र और आप, आपके एक छोटे भाई भी जो गांव में रहते हैं, वो मिलके इसको पनपाएं, इसको आगे बढ़ाएं। ऐसे के लिए मेरा सहयोग आपका, आधी रात को भी मेरा मांगोगे, मैं आधी रात को देने के लिए आपको तैयार हूं। परमात्मा आपको इसी प्रकार शक्ति देता रहे। इसी के साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आपने जो विगत में मेरे साथ में मिलकर नेकीराम शर्मा जी के बारे में जो जीवनी के रूप में मैंने संगीतबद्ध करवाया था आपसे, उसी प्रकार से आपका सहयोग में पिताजी की जो लिखूंगा जीवनी, उसको भी संगीतबद्ध करने में आपका सहयोग, बिल्कुल हमारा सहयोग आपके साथ रहेगा। और आज आप आए, आपने हमारे साथ चर्चा की। ये चर्चा और विस्तार ले सकती है, लेकिन समय अभाव के कारण हम इसको यही विराम देना चाहेंगे। आपका बहुत बहुत आभार। मैं भी आनंद जी आपके तीनों पुत्रों के साथ में ही और यहाँ भी पूरे हृदय की गहराइयों से आपका सम्मान करता हूँ, और ये धन्यवाद करता हूँ कि आप मुझे वक्त बेवक्त जब भी है बुलाएंगे, मैं आने के लिए हाजिर रहूँगा। और जैसा आपने सम्मान मुझे 20 जनवरी को दिया, मैं ये चाहता हूँ कि आप भी मेरे साथ चलें और मैं भी आपके साथ कदम से कदम बढ़ना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप। तो दर्शकों, ये थे ज्ञानेंद्र तेवतिया जी फुर्सत के क्षणों में मेरे साथ, और इनसे बातचीत के पहलू बहुत सारे हैं। कहीं साहित्यिक हैं, तो कहीं लाइब्रेरी के प्रबंधन के हैं, और कहीं समाज सेवा के हैं, तो कहीं लोक प्रचारक के रूप में इनके द्वारा नैतिक शिक्षा दिए जाने के हैं। और लोगों से मिलते रहते हैं ये आपस में, तब भी बहुत सारी चर्चाएं होती हैं। समय बदल रहा है, समय के साथ लोग बदल रहे हैं, उनकी विचारधाराएं बदल रही हैं। ज्ञानेंद्र तेवतिया जी ने इस परिवेश को, इस समाज को बहुत नज़दीक से देखा है। कहीं पढ़ने वाले बच्चों के साथ बातचीत करते हुए देखा है, कहीं शोध करने वालों के साथ लाइब्रेरी में बैठकर देखा है। पता नहीं इनसे बातचीत के ऐसे कितने ही पहलू हो सकते हैं जो समाज के लिए उपयोगी हो सकते हैं। आज फुर्सत के क्षणों में जितनी भी बातचीत हम इनसे कर पाए हमने की, और कभी फिर समय मिला तो फिर करेंगे। यदि आपको हमारी आज की ये बातचीत पसंद आई हो और आपके पास भी इस तरह के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए थोड़ी सी फुर्सत हो, तो आ जाइए कभी आप भी। अगर आपके पास अधिक फुर्सत नहीं है तो हम समझते हैं कि इतनी फुर्सत तो होगी ही कि इस बातचीत को पसंद आने पर आप लाइक कर दें, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपकी गिनती भी हमारे सब्सक्राइबर में हो जाए, और जब भी कभी आपसे मुलाकात हो तो आप गर्व से कहें कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। नमस्कार।